Hello my dear students, welcome to our YouTube channel Aspire Academy. Today we are going to discuss about Gauss theorem and its application. Means आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं गॉसेस थ्योरम और उसके एप्लीकेशंस के बारे में। अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जाना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में जाना, ठीक है। तो गॉस लॉ के एप्लीकेशन जानने से पहले हम लोग को कुछ टर्म्स हैं जिसे पहले जानना होता है, लाइक एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या है? एरिया वेक्टर इज डिफाइंड एज द वेक्टर ऑफ अ प्लेन सरफेस whose magnitude is equal to the area of the plane surface and direction is perpendicular to the plane of the surface. मीन्स यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है कि अगर आप कोई एक सरफेस एरिया ले रहे हो तो उस एरिया का टोटल सरफेस एरिया S है, इसमें एक हम लोग स्मॉल सेक्शन लेते हैं ds, और ds सेक्शन एरिया पे हम लोग नॉर्मल परपेंडिकुलर लाइन जब ड्रॉ करते हैं, सो परपेंडिकुलर लाइन का जो डायरेक्शन होगा दैट इज डायरेक्शन ऑफ दिस स्मॉल सेक्शन एरिया। जो स्मॉल सेक्शन का होगा टोटल कंप्लीट एरिया के परपेंडिकुलर देखेंगे तो टोटल कंप्लीट एरिया का डायरेक्शन परपेंडिकुलर ऑन दी सरफेस हो जाता है। मीन्स अगर हम लोग इस बोर्ड की बात करें तो इस बोर्ड में एरिया जो कंप्लीट बोर्ड का है हमारा, उसमें जो एरिया का डायरेक्शन होगा वो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एरिया वेक्टर। ओके, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विथ एनी सरफेस इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दैट सरफेस। दैट इज फाई से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। फाई इज इक्वल टू ई एक्स। इसमें बोला गया है कि अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारा पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी पर्टिकुलर सरफेस एरिया से पास कर रहा होता है, जिसमें एरिया का डायरेक्शन हम लोग एस ले लेते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ई है, इसी डायरेक्शन में जब दोनों ये सेम डायरेक्शन में होंगे, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा हमारा वो बोला गया है ई एस, ई इंटू एस। मीन्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया दोनों के डायरेक्शन सेम होने चाहिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स से हमें यह पता चलता है कि एक पर्टिकुलर क्लोज सरफेस एरिया में कितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सपोज ऐसे वाइडली आगे जाके स्प्रेड कर रहे हैं, हम लोग एक स्मॉल सरफेस एरिया लेते हैं तो इस पॉइंट पे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस 3 पास कर रहे हैं, और जब वही सेम सरफेस एरिया हम लोग यहाँ पे फॉर्म करते हैं तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस 2 पास कर रहे हैं। इसका मतलब इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा और इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, जितने नंबर ऑफ लाइंस पास करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स उतना ज्यादा होगा। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? इट इज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास एनी क्लोज सरफेस एरिया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सरफेस एरिया। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हो जाएगा फाई इज इक्वल टू ई एस, ठीक है। अब समटाइम्स क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपने डायरेक्शन पे है और हमारा जो सरफेस एरिया है वो एरिया का डायरेक्शन डिफरेंट हो जाता है। सपोज इस तरह का हमारा एक रिंग है तो इसमें एरिया का डायरेक्शन इधर हो गया ds, या s भी बोल सकते हो। अभी फिलहाल हम लोग टोटल एरिया s ले रहे हैं, ठीक है। इसके एरिया का डायरेक्शन हो गया। सो हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा है और एरिया के बीच में अगर एंगल थीटा फॉर्म कर जा रहा है तो s जो हमारा एरिया है उसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? अगर हम s की डायरेक्शन देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड s की डायरेक्शन अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? s cos थीटा। एरिया सरफेस एरिया s है तो ये s cos थीटा हो जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे कि हमारा जो इस केस में जो फ्लक्स होगा वो ई एस cos थीटा होगा, ठीक है। डायरेक्शन दोनों के बीच में एंगल थीटा फॉर्म कर रहा होगा तो
ओके। अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल, क्योंकि ई पाई इक्वल टू ई एस कॉस थीटा है, सो एंगल पे डिपेंड कर जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया के एंगल के बीच में भी इफेक्ट पड़ता है फ्लक्स का। तो हम लोग बोलेंगे कि अगर हमारा एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और सरफेस एरिया दोनों सेम डायरेक्शन में है, पैरेलल है एक दूसरे के, तब हमारा फाई जो होगा इन दिस केस वो मैक्सिमम हो जाएगा ई एस, क्योंकि cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, यहां थीटा 90 0 डिग्री पुट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो हमारा फ्लक्स मैक्सिमम आ गया। सेकेंड कंडीशन बोला गया है कि अगर आपका थीटा 90 डिग्री है, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल 90 डिग्री का है। एरिया हम लोग एस ले लेते हैं 90 डिग्री, तो उस केस में हमारा cos 90 जीरो हो जाएगा, cos 90 जीरो हो जाएगा, तो हमारा फाई जो है फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन दिस केस एट 90 डिग्री इज जीरो, जीरो हो जाएगा हमारा। ठीक है, और जब एंटी मीन्स 180 डिग्री एंगल पे होगा, एंटी पैरेलल, इन दिस केस cos 180 डिग्री का वैल्यू -1 हो जाता है, तो हम ई एस इंटू -1 माइनस ई एस हो जाएगा, तो हमारा जो फ्लक्स होगा एट 180 डिग्री मीन्स एंटी पैरेलल फ्लक्स हमारा ये मिनिमम हो जाता है, जिसकी वैल्यू -ES हो जाएगी। -ES, सो ये 3 केसेस हो जाते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के। उसके बाद पर्टिकुलर जिस एंगल पे होगा वो हम लोग एंगल पुट करते हैं। तो हम लोग ये देखें कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स इज इक्वल टू, आपने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया इनटू कॉस थीटा होता है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, सरफेस एरिया भी एक एरिया वेक्टर हो जाता है। सो दो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट अगर ई एस कॉस थीटा आया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक दूसरे में डॉट प्रोडक्ट है। क्या है एक दूसरे में? डॉट प्रोडक्ट। सो फ्लक्स जो हो गया हमारा डॉट प्रोडक्ट हो गया किसके किसके बीच में? इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया एस के बीच में, एरिया वेक्टर के बीच में। ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट है तो फ्लक्स जो हमारा होगा वो स्केलर प्रोडक्ट होगा, वेक्टर प्रोडक्ट नहीं है, तो ये स्केलर क्वांटिटी है फ्लक्स। ठीक, अगर हम लोग किसी स्मॉल सरफेस एरिया की बात करते हैं, मींस हमारे पास लार्ज सरफेस एरिया है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल, और सरफेस एरिया जो है वो ds हो गया, एंगल थीटा। सो इस केस में, और हम लोग यहाँ पर स्मॉल एरिया लेते हैं जिसकी एरिया ds है, टोटल एरिया s है। ठीक है, तो इस केस में हमारा जो फ्लक्स निकलेगा वो स्मॉल फ्लक्स निकलेगा। स्मॉल फ्लक्स की वैल्यू ई ds cos थीटा हो जाएगी, क्योंकि एंगल थीटा है तो cos थीटा लगाएंगे इस ई के डायरेक्शन में ds का कंपोनेंट। इस स्मॉल एरिया को अगर हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो हमें कंप्लीट सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल जाएगा। तो हम लोग बोलते हैं, और ये सरफेस एरिया जो है इनक्लोज्ड है, तो हम लोग बोलेंगे कि जो हमारा टोटल फ्लक्स जो आया फाई इज इक्वल टू ई ds cos थीटा का इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज्ड एरिया, ये हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए ई ds cos थीटा, या फिर ई da भी cos थीटा, आप s के प्लेस पे a भी यूज कर सकते हो। मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई da cos थीटा।
ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ए हो जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे तो डी ए स्मॉल एरिया को इंटीग्रेट करेंगे तो ए बन जाएगा टोटल एरिया। ठीक, अब इसकी यूनिट क्या होगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की? सो फाई एक्स, फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई एस कॉस थीटा। ई हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? न्यूटन, न्यूटन पर कूलम इनटू एरिया मीटर स्क्वायर। सो न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, ये हो गया फ्लक्स का एक यूनिट हो गया। ठीक, तो इस तरह से, और अब अदर अदर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड का आप पोटेंशियल के फॉर्म में भी निकाल सकते हो। ठीक है, फिलहाल हम लोग ई इक्वल्स टू एफ बाई क्यू करके हम लोग फोर्स न्यूटन के फॉर्म में कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो आगे बढ़े नेक्स्ट टॉपिक। आई होप कि आप लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लियर हो गए हो। नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम ने क्या कहा? गॉस थ्योरम ने कहा है अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पाई थ्रू एनी क्लोज सरफेस एस in free space is equals to 1 by epsilon naught times the total electric charge q enclosed by the surface। मीन्स बोला क्या जा रहा है कि हम एक क्लोज सरफेस एरिया ले लिए, ठीक है, और इसमें टोटल चार्ज q है, टोटल चार्ज q है। अब इस क्लोज सरफेस एरिया में से चार्ज q है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E मान लीजिए, और टोटल सरफेस एरिया S है। ठीक, तो इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से तो फ्लक्स भी जनरेट होगा, ऑब्वियसली होगा पर्टिकुलर सरफेस एरिया में। सो गॉस लॉ क्या बोला गया है? गॉस लॉ के अकॉर्डिंग बोला गया है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हमारा हो रहा है, ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है थ्रू एनी क्लोज सरफेस इन फ्री स्पेस इज इक्वल्स टू, फ्लक्स इज इक्वल्स टू 1 by epsilon naught times the total electric charge। मीन्स जो टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज है Q, टोटल चार्ज तो मैंने Q दिया, ठीक, टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज Q बाई Q मल्टीप्लाई विथ 1 बाई एप्सिलॉन नॉट। सो फाई इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये बोला गया गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग। सो देखो, जितने भी मेथड बनते हैं, जैसे कि मान लीजिए अभी और आगे चल के आप किसी ने कोई मेथड फ्लक्स के लिए निकाला, तो पहले हम लोग फ्लक्स के लिए पढ़े थे कि ये ई डी एस कॉस थीटा होता है, इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। बट जब गॉस थ्योरम लाया तो उसे और इजी कर दिया। क्यों? क्योंकि सिंपल फॉर्मूला बन गया कि टोटल चार्ज ऑफ एनी इनक्लोज सरफेस एरिया बाई एप्सिलॉन नॉट, ये 1 बाई एप्सिलॉन नॉट के टाइम्स हो जाता है चार्ज के, जो हमारा फ्लक्स बन जाता है। तो गॉस थ्योरम ने काम को और इजी कर दिया, ठीक है, इसीलिए गॉस थ्योरम को हम लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं। ओके, सो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग टोटल चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें हम लोग एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि एक क्लोज सरफेस एरिया है, क्लोज सरफेस एरिया हम लोगों ने लिया, इसमें 3 डिफरेंट चार्जेस Q1, Q2, Q3 अलग अलग है, Q4। तो अब इसके थ्रू जो फ्लक्स जनरेट होगा वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू टोटल चार्ज मींस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 बाई एप्सिलॉन नॉट हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अच्छा, एक और चीज है कि इसके अकॉर्डिंग बोला गया कि फ्लक्स जो है Q बाई एप्सिलॉन नॉट है, तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। अगर किसी सरफेस एरिया का हम लोग अगर फ्लक्स निकाल रहे हैं, तो आप कितना भी डिस्टेंस पे जा करके मेजर कर रहे होगे, कितना भी डिस्टेंस आपका हो, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। तो फ्लक्स हमारा Q बाई एप्सिलॉन, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होने से मतलब, ठीक है। नेक्स्ट है डिडक्शन ऑफ
कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम का हेल्प से हम लोग कूलम्ब्स लॉ को हम लोग डिफाइन करेंगे, ठीक है। एक दूसरे से रिलेशंस किस तरह कैलकुलेट करते हैं। तो सपोज हम लोग एक चार्ज ले लेते हैं, स्मॉल चार्ज Q1, ठीक है। अब इसके सराउंडिंग में इसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एक पॉइंट पे एक और चार्ज हम लोग ले आए सरफेस पे Q2, ओके। अब यहां पर फ्लक्स क्या बोलता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोला गया अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑफ इनक्लोज सरफेस एरिया। तो इस क्लोज सरफेस एरिया के अंदर सिर्फ एक ही चार्ज, क्यों, ये तो हम लोग सरफेस के बॉर्डर पे रखे हैं, उसका इम्पैक्ट नहीं हम लोग ले रहे। तो इस टोटल सरफेस, और इस सरफेस को हम लोग गॉसन सरफेस बोलेंगे, ठीक है। ये जो हम लोग इधर एग्जाम्पल में जितने भी सरफेसेस ले रहे हैं, ये सरफेस हो गया हमारा, ये मैंने एक सरफेस लिया, तो ये इस सरफेस को जो क्लोज सरफेस है उसको गॉसियन सरफेस इसके नाम पे डिनोट करके बोला गया है कि गॉसियन सरफेस बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो Q1 चार्ज है इसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट होगा वो दैट इज Q1/ε0, Q1/ε0 हो जाएगा, ठीक है। और हमें पता है कि फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है ऑफ क्लोज सरफेस एरिया। अगर ये दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, ठीक है, तो इस पॉइंट पे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा है E, यहां पर ध्यान देना इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E, और इस गॉसन सरफेस एरिया का डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ गॉसन सरफेस एरिया S ले लेते हैं, तो दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी पॉइंट चार्ज के थ्रू अगर हम लोग देखते हैं तो उसमें रेडियली आउट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसका सरफेस एरिया भी परपेंडिकुलरली आउटवर्ड लेंगे तो दोनों सेम हो जाता है। दोनों केस में एंगल 0 डिग्री हो गया। तो जब 0 डिग्री हो गया तो cos 0 1 हो जाएगा। तो सिंपल ई डी एस के इंटीग्रेशन हो जाएगा क्लोज सरफेस एरिया को लेके इज इक्वल टू, अगर हम लोग दोनों इक्वेशन को देखें, इक्वेशन 1 इसको मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2, सो दोनों इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई डी एस कॉस 0 डिग्री, लिख ही देता हूं मैं। सो उसके अकॉर्डिंग हम लोग बोलेंगे Q1/ε0 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस, अब यहां पर एंगल 0 डिग्री में ले रहा हूं, ठीक है, क्योंकि थीटा जो था हमारा वो 0 डिग्री हो गया एंगल क्लोज सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया इसका हो जाएगा हमारा टोटल एरिया, टोटल एरिया का हम लोग बात करें तो ये हो जाता है 4πr², क्योंकि ये स्फेरिकल शेप में होगा, एक पॉइंट चार्ज है बॉल की तरह, तो उसके चारों तरफ उसके कंसेंट्रिक सर्कल की तरह स्फेयर एक फॉर्म करेगा, ठीक है। तो उसका एरिया हो जाएगा 4πr², टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। हम लोग बोलेंगे E इंटीग्रेट होके अगर इस एरिया हो गया πr², 4πr² इंटू cos 0 1। सो E, अच्छा, और यहां पर हम लोग इस फोर्स को, इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम लोग बोले कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E इज इक्वल टू F/Q हो जाता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, F इक्वल टू QE, ठीक है। सो अगर इस Q2 चार्ज
अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में आकर के Q2 अगर हमारा फोर्स फील कर रहा है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी, E की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी? अगर फोर्स के टर्म में हम बोले तो फोर्स बाय, फोर्स कौन एक्सपीरियंस कर रहा है? ये Q2 चार्ज हमारा फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। सो हम लोग बोल सकते हैं कि ये फोर्स बाय चार्ज Q2। ठीक है, सो यहां पर अगर हम लोग E की वैल्यू पुट करते हैं कि ये फोर्स बाय चार्ज Q2 हो गया, और ये 4 पाई r² हो जाता है Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसे अगर हम लोग सॉल्व करें तो F इज इक्वल टू, सॉरी, Q1 इंटू Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r² आ जाता है, जो कि हमारा न्यूटन्स, सॉरी, कूलम्स लॉ है। कूलम्स लॉ क्या बोलेगा? फोर्स बिटवीन टू चार्ज बॉडी इज k Q1 Q2 बाय r², वेयर k इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो हो रहा ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कांस्टेंट क्या आ रहा? सेम टू सेम वैल्यू दे रहा है। सो इस रिलेशन से हम लोग कूलम्स लॉ, गॉस थ्योरम का हेल्प से कूलम्स लॉ को प्रूव करते हैं। ठीक है, जिसमें हमने गॉसन सरफेस लिया, गॉसन सरफेस से हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाले जो चार्ज Q1 के लिए था, और फ्लक्स के लिए हमारा फॉर्मूला जो होता है EDS cos थीटा, उस फॉर्म में भी हम लोग लिए, दोनों को इक्वल किए, और उसमें हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो हुआ वो फोर्स बाय चार्ज Q2 हो जाएगा, क्योंकि Q2 चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 से। ठीक है, और गॉसन सरफेस है तो उसकी एरिया 4 पाई r² हो जाएगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। अब ये जो एप्लीकेशन बनाया गया गॉस थ्योरम, चीजों को इजी करने के लिए बनाया गया। तो गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन से हम लोग किसी भी बहुत सारे रेगुलर फिगर्स का चार्ज बॉडी का हम लोग एरिया फ्लक्स के थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट हम लोग अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट चार्ज के थ्रू अगर हम बात करें गॉसेस थ्योरम में, किसी पॉइंट चार्ज के लिए, तो किसी पॉइंट चार्ज का अपना एक गॉसन सरफेस होता है। ठीक है, अपना एक गॉसन सरफेस होता है, चार्ज Q1 है, Q1 Q ले लेते हैं, चार्ज Q है। तो अब इसमें हम लोग एक स्मॉल सरफेस लेते हैं, टोटल एरिया 4 पाई r² हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये गॉसन सरफेस स्फेरिकल फिर से हो जाएगा, कंसेंट्रिक स्फेरिकल, तो टोटल एरिया हम लोग लिए स्मॉल सरफेस का एरिया dA ले लेते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियली ही आउट होगा क्योंकि ये स्फेरिकल है। सरफेस पे परपेंडिकुलरली इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, तो दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो हमारा 0 डिग्री हो जाएगा। सो इस केस में इस स्मॉल गॉसन सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो हम लोग जानते हैं कि ये EdA cos थीटा होगा। इंटीग्रेशन अगर हम पूरा कंप्लीट का बात करेंगे तो हम इंटीग्रेट करेंगे, बट फिलहाल d हम लोग बोलते हैं। ठीक है, स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, बट गॉसन सरफेस से क्या बोला गया कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो इस गॉसन सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज है वो 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम से मल्टीप्लाई हो गया, मींस Q बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग हम लोग अगर बात करें टोटल फ्लक्स की, तो ये हमारा बन जाता है इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस EdA cos थीटा, cos थीटा। ठीक है, सो फिर से हम लोग इक्वल करते हैं कि EdA cos थीटा इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है इस चार्ज Q के थ्रू। ठीक है, जैसे कूलम्स लॉ का हेल्प करके फिर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते थे ऑफ एनी पॉइंट चार्ज, तो हम लोग गॉसन सरफेस गॉसेस थ्योरम का यूज करके एक पॉइंट चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया इंटीग्रेट हो जाएगा ये, तो हम लोग बोलेंगे
डी ए, डी ए हमारा एरिया कंप्लीट हो जाता है 4 पाई। अगर इसे एक स्टेप में हम लोग इस तरह से बोले तो हाँ, ये एक स्टेप हो जाएगा इंटीग्रेट करके, ये टोटल एरिया ए दे देगा और cos 0 डिग्री का वैल्यू आ जाएगा इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, वेयर ई इलेक्ट्रिक फील्ड ई एरिया 4 पाई आर स्क्वायर और cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 हो गया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। Therefore E is equals to Q by 4 pi epsilon naught R square, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें पॉइंट चार्ज के थ्रू मिलता है। ठीक है, चलिए तो और अभी एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर और लाइन। मींस किसी वायर के थ्रू अगर चार्ज वायर है तो इसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी। ठीक है, गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन से हम लोग यूज करेंगे। सो हम लोगों ने बात किया जो गॉसन सरफेस होता है वो कंसेंट्रिक फॉर्म करता है। ठीक है, सो अगर एक वायर सिलिंड्रिकल वायर है तो इसके सराउंडिंग में जो फील्ड फॉर्म करेगा वो भी सिलिंड्रिकल होगा। ठीक है, अब ये अगर हमारा पॉजिटिवली चार्ज वायर, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज वायर है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउट होंगे सेम इस तरह से। ठीक है, तो इसमें से जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउट होगा तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस पे परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होता है, पॉजिटिव चार्ज है तो अब परपेंडिकुलरली इन होगा फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी से। तो हम लोग बोलेंगे कि इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है वो परपेंडिकुलर आ रही है। ठीक है, परपेंडिकुलरली आउट हो रहा है दोनों से। इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ओके, सो इस डायरेक्शन, और अगर अपर पार्ट की बात करें तो इस डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड आउट हो रहा होगा, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। तो हम लोगों ने क्या किया, इसे E1 माना, इसे E2 माना और इसे E3 माना। अब एरिया का बात करते हैं कि एरिया किस डायरेक्शन में है। सो हम लोग देखते हैं कि इस केस में तो एरिया का डायरेक्शन रेडियली आउट हो रहा है तो परपेंडिकुलरली एरिया इस डायरेक्शन में है। एरिया हमारा इस डायरेक्शन में है, A1 ले लेते हैं। ओके, और इस डायरेक्शन में हमारा एरिया इसी डायरेक्शन में हो जाएगा तो वो भी हमारा एरिया A ही है, A1 के ही इक्वल हमारा हो जाता है। A2 ले लेते हैं और इस केस में भी एरिया इस डायरेक्शन में है, A3। ठीक है, सो अगर हम 3 डिफरेंट प्लेस का, क्योंकि फील्ड का डायरेक्शन अलग है, एरिया का डायरेक्शन अलग है, तो तीनों डिफरेंट प्लेस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू होगी वो भी डिफरेंट होगी। क्या हो जाएगा, सो φ1 अगर हम लोग लेते हैं तो ये हो जाता है E1 इंटू ए, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है, इस केस में एंगल हो जाता है 0 डिग्री। ठीक है, बट जो परपेंडिकुलरली इधर जो आउट हो रहा है E1 और E2 एरिया से परपेंडिकुलर हो जाता है, इस केस में थीटा जो हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, यहाँ भी थीटा जो होगा वो 90 डिग्री। और हम लोगों ने ये देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया जब परपेंडिकुलर हो जाएगा तो हमारा जो फ्लक्स है φ2 हमारा हो गया 0, यहाँ पर φ3 हो गया हमारा 0। तो टोटल फ्लक्स फाई नेट फ्लक्स जो होगा हमारा वो φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 हो जाएगा, जो किसके इक्वल हो गया, जो हो गया हमारा E इंटू ए। E1 की वैल्यू अगर हम E ले लेते हैं तो ये हमारा φ1 E इंटू ए हो जाएगा। ठीक है, सो हम लोग φ1 को E इंटू ए बोल रहे हैं। ठीक है, φ2 हो गया 0, φ3 भी हो गया 0, तो हमारा नेट फ्लक्स जो आ गया वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया हो गया।
अब गॉसियन सरफेस से क्या बोला गया कि जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है अकॉर्डिंग टू गॉस गॉसेस थ्योरम, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग बोला गया कि जो नेट फ्लक्स होगा हमारा वो टोटल चार्ज, तो इस वायर में अगर मान लीजिए टोटल चार्ज Q हमने दिया, टोटल चार्ज Q दिए इसको, और इस वायर का लेंथ L है, ठीक है, लेंथ ऑफ द वायर इज L ले लेते हैं, ओके। ये हो गया इसका लेंथ। तो उसके अकॉर्डिंग बोला गया कि अगर ये लीनियर चार्ज इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है तो ये इसमें चार्ज लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, उसके अकॉर्डिंग इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी जो होगी वो चार्ज बाय पर यूनिट लेंथ होगी। तो उसमें अगर हम लोग चार्ज की बात करें तो ये लैम्डा इंटू एल, लीनियर चार्ज डेंसिटी इंटू लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है, वेयर लैम्डा इज व्हाट, इट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। सो टोटल चार्ज ऑफ द वायर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सॉरी टोटल फ्लक्स, नेट फ्लक्स जो हो जाएगा इस केस में वो हमारा हो जाएगा टोटल चार्ज Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग टोटल चार्ज जो हमारा है वो हम इसे लिख सकते हैं लैम्डा नॉट, सॉरी लैम्डा इंटू लेंथ L बाई एप्सिलॉन नॉट। सो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2, ठीक है। अच्छा, एरिया यहां पर आ रहा है और एरिया की वैल्यू क्या होगी, तो एरिया जो होता है वो हो जाता है हमारा बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू लेंथ L, पाई आर स्क्वायर L हो जाएगा, ठीक है। और R जो है याद रखिएगा, R जो हम लोग ले रहे हैं यहां पर इस वायर से हम लोग जिस पॉइंट पे, सपोज ये सरफेस के ये P पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहे थे, ये जो डिस्टेंस हुआ ये हमारा R हो गया। इस सिलेंडर का जितना डिस्टेंस जाओगे उस डिस्टेंस पे सिमेट्रिकल सिलेंडर फॉर्म कर जाता है, गॉसन सरफेस हम लोग कंसीडर करते हैं। सो उस केस में एरिया हो जाएगा बेस एरिया, सॉरी वॉल्यूम हो गया ना ये, एक सेकेंड, इसकी जो एरिया हो जाएगी वो हो जाएगी पाई आर स्क्वायर है, एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो एरिया हम लोग जो बोलेंगे, एरिया जो हमारा होगा वो 2 पाई आर इंटू लेंथ L, 2 पाई RL हो जाएगा, ठीक है। 2 पाई RH होता है, H हाइट हमारा लेंथ हो गया। सो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 EA इज इक्व टू लैम्डा L बाई एप्सिलॉन नॉट और इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्व टू लैम्डा L बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया A, और एरिया A की वैल्यू अगर हम लोग पुट करते हैं तो ये हमारा फॉर्म करके आ जाता है लैम्डा L बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया, दैट इज 2 पाई RL, ठीक है। L L यहाँ पर लेंथ हमारा कैंसिल आउट। सो फाइनली हमारा आंसर जो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो हो जाएगा E इज इक्व टू इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्व टू लैम्डा बाई 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट ऑफ द वायर एट डिस्टेंस R, किसी भी वायर के डिस्टेंस R से
वायर के, इनफाइनाइट वायर के डिस्टेंस r से हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो लैम्डा बाय 2πr/0 हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। सो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ग्राफिकली अगर हम बात करें, सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा आया लैम्डा बाई 2πr/0, तो हम लोग देखते हैं कि लैम्डा चार्ज डेंसिटी है, टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट होता है 2πr/0 में 2π और एप्सिलॉन कांस्टेंट है r। इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r हो गए। तो हम लोग जब इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे कि डिस्टेंस के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा शो हो रहा है, तो वो ऐसा हम लोग बोलेंगे कि वो ग्राफ जो था वो ऐसा था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बिकॉज ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ये ग्राफ किसके किसके बीच में है, इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच में ग्राफ है ऑरिजिन। ठीक है, नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। देखो इनफाइनाइट प्लेन शीट क्या हो जाएगा कि एक लार्ज इस चार्ज शीट है, पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज। अब इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड्स आउट हो रहे होंगे, तो ये दोनों तरफ आउट हो रहे हैं, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं इस सिनेरियो में कि इसमें एक स्मॉल सेक्शन हम लोग कंसीडर करते हैं, एक स्मॉल सेक्शन कंसीडर। तो इस स्मॉल सेक्शन का स्मॉल एरिया डीए हो गया, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ई इधर हो गई। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया भी इधर हो गया। सेम टू सेम इसका इम्पैक्ट अपोजिट साइड वाले चार्ज में भी होगा। ठीक है, तो ये भी एरिया सेम डीए लिए, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो भी सेम हो जाएगी। ठीक है, सो उसके अकॉर्डिंग बोला टोटल चार्ज अगर Q है, सो Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया ए, सिग्मा ए बोलेंगे। ठीक है, चार एरिया ए हो गया हमारा। सो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग जो टोटल हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो हमारा टोटल चार्ज Q बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और टोटल चार्ज हमारा क्या है, सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ओके, सो फिर हमें फाई इज इक्वल टू जो फॉर्मूला पता है, ई डी ए कॉस थीटा, इसको देखेंगे तो यहाँ भी कॉस 0 डिग्री फॉर्म कर रहा है, थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। सो फिर हम लोग सिर्फ कॉस डी ए कॉस थीटा 0 डिग्री को 1, तो ई डी ए बोल सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, और टोटल एरिया अगर ए है तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई ए हो जाता है। ठीक है, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। सो सेम इंपैक्ट अदर साइड के चार्ज के थ्रू भी होगा। ठीक है, सो अदर चार्ज के थ्रू भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो सेम होगा, ई ए ही होगा, क्योंकि एंगल सेम है, वैल्यू एरिया भी सेम है, एक ही सरफेस के, प्लेन शीट के दोनों सरफेस की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि टोटल फ्लक्स जो होगा फाइनेट, इसके अकॉर्डिंग ये अगर इसे इस पॉइंट पे फ्लक्स हमारा φ1 और इस पॉइंट पे फ्लक्स φ2 है, तो हम बोलेंगे कि φ1 की वैल्यू ई ए है जो φ2 के इक्वल है, तो ये हो गया 2 इंटू ई ए। ओके, और ये हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा यहाँ, सॉरी इक्वेशन 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 2 ई ए इज इक्वल टू सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट।
सो ए हम लोग बोलेंगे कि कैंसिल हो गया, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा आया वो हो गया E इज इक्व टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज स्टेट। यहाँ भी देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। सो आप इस चार्ज शीट से आप कितना भी डिस्टेंस पे हो, P पॉइंट या और आप डिस्टेंस लिए Q पॉइंट, आप जितना भी डिस्टेंस पे आ जाओगे ना, डिस्टेंस मायने नहीं रखता है। इलेक्ट्रिक फील्ड से होगा वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ही होगा। आप सरफेस पे भी जाओगे तो उतना ही आपको मिलेगा। ठीक है। अब इसमें कंडीशन है कि अगर ये इसकी थिकनेस बहुत कम है, इंपैक्ट जो मैंने क्या किया कि इसके दोनों सरफेस के चार्ज की मैंने बात की, बोथ साइड की, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स दोनों सरफेस के चार्ज के थ्रू जनरेट किया। ठीक है। अब काफी थिन है ये, तो थिकनेस थिन होने से क्या होगा कि सेम सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, हम लोग एक सिंगल ले लेते हैं डीए और इलेक्ट्रिक फील्ड ई, टोटल चार्ज क्यू ही हो जाता है। ठीक है। तो इंपैक्ट एक पार्ट का बनेगा। सो हमारा फ्लक्स जो फाई आया, फाई नेट जो आया, वो इस केस में जस्ट इससे यहां पर हमारा 2 E एप्सिलॉन नॉट आया। ठीक है। बट यहां पर टू ई ए आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, और यहां पर आ जाएगा ओनली वन टाइम्स, दोनों साइड के ऐड किए थे, तो यहां पर हम लोग ई ए ले लेते हैं। और गॉस लॉ के अकॉर्डिंग बोला गया है कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, टोटल चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट। सो दोनों को इक्वल करते हैं तो ई ए इज, अच्छा चार्ज को हम लोग क्या बोले थे, सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट। सो ई ए इज इक्वल टू सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट, ए कैंसिल आउट, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सो थिन चार्ज शीट होगा, सो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। ठीक है। Now, electric field intensity due to two parallel infinite plane charge sheets. Infinite plane charge sheet, तो हमारे पास क्या है कि दो प्लेन चार्ज शीट है। ठीक है। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड प्लेट। ठीक। और दोनों को मैंने पॉजिटिवली चार्ज रखा, बोथ आर पॉजिटिवली चार्ज। अब इनके बीच में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। सो एक हम लोग राइट साइड एक पॉइंट लिए, आउटसाइड एक इनसाइड, बिटवीन देम और एक थर्ड पॉइंट लिए यहां। सो इट इज पी क्यू और आर। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये अगर हम किसी भी पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड हमें चेक करना है तो हमें उस पॉइंट पे टेस्ट चार्ज लेके जाना होगा। तो ऑब्वियसली अगर आप क्यू नॉट इस पॉइंट पे लाओगे तो पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल कर रहा होगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म, इसकी टोटल चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1, यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2। तो इस पे चार्ज हमारा Q1 है, चार्ज Q2 है, उसके अकॉर्डिंग सिग्मा 1 और सिग्मा 2 फॉर्म किया। एरिया सेम हम लोग लेते हैं, एरिया दोनों के लिए सेम है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगेगा हमारा, इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड E1, और सेकेंड प्लेट के लिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड E2। तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, इस पॉजिटिव को रिपेल कर रहा होगा। सो E2 भी इसी डायरेक्शन में लगेगा, दोनों सेम डायरेक्शन में। Q पॉइंट पे जब हम लोग आते हैं तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज के थ्रू E1 इधर लग रहा होगा, और इस पॉजिटिव चार्ज के थ्रू E2 इस डायरेक्शन में लग रहा, और यहाँ पर R पॉइंट पे E1
पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल कर रहा है, फिर E2 भी इसी डायरेक्शन में है। ठीक है, ओके। सो हमें डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड का मिल गया, और एक सिंगल चार्ज के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है E1 इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 इज ऑल्सो सिग्मा 1 ले लेंगे और ये सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सो इस केस में एट पॉइंट P अगर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे बात करें, एट पॉइंट P तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट होगा वो हो जाएगा E1 प्लस E2, बट E1 प्लस E2 दोनों सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाएगा। E1 हो गया सिग्मा, तो ये हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1 बाई 2 सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो गया सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। यहां पर क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई एप्सिलॉन नॉट। इस पॉइंट पे आएंगे तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड E1 माइनस E2 हो रहा होगा, सो हम लोग बोलेंगे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यहाँ पर भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये ऐड हो रहा है। ठीक है, अब अगर एक कंडीशन हम लोग लेते हैं कि ठीक है, क्लियर है ये कॉन्सेप्ट, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, सो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आया था। अब उसके अकॉर्डिंग हम लोग अगर एक कंडीशन लेते हैं कि इफ सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2, इसका मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी इस फर्स्ट प्लेट का और सेकेंड प्लेट का दोनों के सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल है, तो क्या होगा, सो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 इज इक्वल टू, अगर हम सिग्मा सपोज करते हैं, ठीक है, एक सिंगल कॉमन दोनों के लिए सेम है, सो ये हो जाएगा हमारा, ये तो 2 एप्सिलॉन नॉट है। तो उस केस में हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इस पॉइंट पे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और 2 2 कैंसिल हो जाएगा। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो माइनस हो रहा है, सिग्मा माइनस सिग्मा 0 हो जाएगा। यहां भी 2 मिसिंग हो गया, चलिए ठीक है, 0 हो गया। इस केस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से वही सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सो इस तरह से एक कंडीशन हम लोगों ने लिया कि अगर दोनों सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल हो जाएगा तब क्या होगा कंडीशन, तब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द प्लेट क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, आउटसाइड में सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाई इस साइड हम लोग लेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव साइड एक साइड ले लेते हैं, एक साइड को पॉजिटिव हम लोग सपोज कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड में सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बोलेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल हॉलो स्फेयर। देखो, थिन स्फेरिकल सेल का मतलब हुआ हॉलो स्फेयर, मीन्स जो आप नॉर्मल प्लास्टिक बॉल देखे होगे या फिर आप बलून की बात करो तो इनसाइड से हॉलो है। ठीक है, सो वैसे थिन चार्ज थिन स्फेरिकल सेल की बात कर रहे हैं। सो चार्ज थिन स्फेरिकल सेल है जो जिसपे टोटल चार्ज Q है। ओके, सेंटर रेडियस R। अब इस चार्ज Q थिन स्फेरिकल चार्ज के थ्रू इसके सराउंडिंग में इसका अपना एक फील्ड फॉर्म कर रहा होगा, जो जिसका हम लोग अगर स्मॉल सेक्शन लेते हैं DA, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में है, ओब्वियसली होगी, रेडियली आउटवर्ड होता है, तो फील्ड और एरिया दोनों डायरेक्शन सेम हो जाता है। इस केस में जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा फाई डी फाई, स्मॉल एरिया के लिए स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म रहेगा ना,
यूनिफॉर्मली चार्ज है, फील्ड ई ले लेते हैं, तो ई डी ए इंटीग्रेशन यही हो जाएगा। और गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट नेट फ्लक्स। यहाँ पर अगर हम लोग नेट फ्लक्स लेते हैं तो ये हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, स्फेयर है 4 पाई r²। अगर यहाँ से इसकी, एक सेकेंड, हम लोग इसका जो रेडियस है उसे हम लोग कैपिटल R ले लेते हैं। रेडियस ऑफ द सेल इज कैपिटल R और डिस्टेंस फ्रॉम द DA और सेंटर से ये जो डिस्टेंस लिए इसको हम लोग स्मॉल r ले लेते हैं। ठीक है, डिस्टेंस r डिस्टेंस पे, तो r डिस्टेंस पे कंसेंट्रिक स्फीयर लेते हैं तो E 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r² आ जाता है। उसके अकॉर्डिंग हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो फॉर्म कर जाता है वो हम लोग बोलते हैं कि E 4 पाई r² इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। सो E इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब ये E जो है हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² है यहाँ पर, यानी कि जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज करेगा E की वैल्यू डिक्रीज करेगी। जब ये डिक्रीज करेंगे तो E की वैल्यू इंक्रीज करेगी। मींस जब आप डिस्टेंस R को डिक्रीज करके सरफेस पे आए, मींस रेडियस पे आए, तो इस पॉइंट पे कंप्लीट एग्जैक्ट सरफेस, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल सेल का हो जाएगा। तब हम लोग बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस ऑफ द सेल, ऑन द surface of the cell is equals to q by 4 pi epsilon naught रेडियस स्क्वायर। तब ये रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और एक हम लोग यहाँ पे पॉइंट का नेमिंग कर देते हैं। हमें 3 पोजीशन मिलता है, एक आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर P पॉइंट लिए। ये हम लोगों ने निकाला एट पॉइंट P, दैट इज आउटसाइड द स्फीयर। ओके, और एट द सरफेस इसे Q माने, तो एट सरफेस हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया Q बाई 4 रेडियस स्क्वायर। एक R हम लोग पॉइंट ले लेते हैं इनसाइड दी इनसाइड दी यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल, थिन स्फेरिकल सेल। ठीक है, अब इनसाइड में जब हम लोग जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि सारे चार्ज तो सरफेस पे आके बना हुआ, क्योंकि इनसाइड तो हॉलो है। इस स्फेरिकल सेल के इनसाइड में कोई चार्ज नहीं है, तो हम लोग बोलते हैं कि इनसाइड द सेल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये था हमारा फर्स्ट, ये हो गया हमारा सेकेंड एट सरफेस। थर्ड हम लोग बात करते हैं कि इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल Q0, तो E इज इक्वल टू 0 इनसाइड द सेल। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है। तो हम लोग बोलते हैं कि किसी भी, तो जो थिन स्फेरिकल सेल मींस हॉलो स्फेयर की हम लोग बात करें, अगर हम लोग किसी हॉलो स्फेयर का बात करते हैं, एक हॉलो स्फेयर में हम लोग देखते हैं कि इसके हॉलो स्फेयर के आउटसाइड 3 पॉइंट हमें दिखता है, एक आउटसाइड, एक ऑन द सरफेस, एक इनसाइड। ठीक है, आउटसाइड के लिए अगर हम डिस्टेंस बोले तो ये हम कंप्लीट डिस्टेंस R मानते हैं। ऑन द सरफेस के लिए बोले तो ये डिस्टेंस रेडियस मानते हैं, और इनसाइड अगर कोई पॉइंट है तो ये भी डिस्टेंस हम R मानते हैं। ठीक है,
सो ग्राफिकली जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इसी चीज को कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड और आर डिस्टेंस के अकॉर्डिंग अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमें देखने मिलता है कि एट इनसाइड द स्फीयर, अगर ये रेडियस है, यहां से यहां तक हमारा रेडियस है आर, सो इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है। सो हमारा ग्राफ जो होगा इनसाइड द स्फीयर वो जीरो वाला होगा। ठीक है, कहां तक? रेडियस तक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। फिर जैसे ही हम लोग सरफेस पे आए, सरफेस पे मींस उसके सरफेस रेडियस पर आते हैं तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड चालू होता है जिसकी वैल्यू Q/4πε0 आर स्क्वायर है। मीन्स E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। मीन्स अगर आप R को इंक्रीज करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेगा, R डिक्रीज करेगा मीन्स डिस्टेंस डिक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेगा। सो आप इस स्फीयर से आर को जितना डिस्टेंस इंक्रीज करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहां पर कम हो जाएगी। मींस आर पर मैक्सिमम है, क्योंकि आर से जैसे जाओगे तो जीरो हो जाता है, मैक्सिमम से डायरेक्ट जीरो हो जाता है। तो हम लोग बोलेंगे कि एट रेडियस एट द सरफेस ऑफ द सेल इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम, जिसकी वैल्यू Q/4πε0 रेडियस स्क्वायर है। और जब इसके आगे बात करते हैं कि हाँ अब आप डिस्टेंस से और आगे जाओगे, सो हम लोग देखते हैं कि आर 1/r² हो जाता है। तो ये इस तरह का E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² शो करता है। ठीक है, सो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है किसी भी हॉलो सेल में? तो उसके सरफेस पे होता है। याद रखिएगा इस चीज को। ओके, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। अब यहाँ पर सॉलिड स्फीयर है। देखो हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर में क्या डिफरेंस है कि हॉलो स्फीयर में जब हम कोई चार्ज देते हैं इसे तो वो सारे चार्ज इंड्यूस्ड होकर इसके सरफेस पे आ जाते हैं। इनसाइड कुछ है नहीं तो इनसाइड चार्ज जीरो हो जाता है, सब सरफेस पे आ गए चार्ज क्यू। ठीक है, बट जब सॉलिड है, कंप्लीट सॉलिड, तो उसमें वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। मींस आप जितना वॉल्यूम लोगे उतना चार्ज आपके पास आएगा। टोटल चार्ज अगर Q है, सो इनसाइड जाओगे तो चार्ज डिफरेंट होगा उस, और ये वॉल्यूम कम हो गया तो ऑब्वियसली है कि वो पहले वाले टोटल स्फीयर जो है ओरिजिनल रियल जो हमारा स्फीयर होगा उससे चार्ज डिक्रीज ही हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है और चार्ज वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूट होता है यहाँ। तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि जो सरफेस, तो हम लोग बात करते हैं जब सॉलिड स्फीयर का, तो यहाँ पर बोला गया है कि किसी भी सॉलिड स्फीयर में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम लोग अगर रो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, सो वॉल्यूम बाय चार्ज। ठीक है, अब वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम होगा 4/3πr³ बाई इनिशियल चार्ज Q मान लिए। ठीक है, सो Q। ओके, अब क्या है कि अगर हम इसके सेंटर से R डिस्टेंस, अब इसमें भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो इस रेडियस के आउटसाइड, ऑन द सरफेस और इनसाइड। सो आउटसाइड और ऑन द सरफेस तो सेम नेचर फॉलो करेगा हॉलो सिलेंडर की तरह। ठीक है, हॉलो सिलेंडर की तरह फॉलो करेगा कि आउटसाइड आप गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, ऑन दी सरफेस पे मैक्सिमम होता है। बट इनसाइड यहाँ पे चार्ज नहीं है, बट सॉलिड स्फीयर में क्या होगा, इनसाइड चार्ज प्लेस्ड है। तो इनसाइड चार्ज लेंगे तो इनसाइड हम लोग एक कंसेंट्रिक स्फीयर फॉर्म किए। अब इसकी वॉल्यूम मान लीजिए V डैश। ठीक है,
स्मॉल वॉल्यूम हो जाएगा वो। हम लोग सिर्फ इनसाइड का केस डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आउटसाइड और सरफेस पे सेम हो जाएगा, हॉलो स्फेयर की तरह। सो वॉल्यूम हो जाएगा आपका 4/3 पाई r³ ठीक है, स्मॉल r³। यहां पर जो रेडियस होगा, r जो होगा वो हमारा रेडियस हो जाएगा, रेडियस ऑफ द स्फेयर r। ठीक है। अब यहां पर हम लोग चार्ज की बात करें कि इस स्मॉल वॉल्यूम में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज है, लेट क्यू डैश। तो यहां पर जो डेंसिटी, लीनियर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो होगा वो v डैश/q डैश, ठीक है, जिसकी वैल्यू हो गई 4/3 पाई r³/q डैश। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हमेशा कांस्टेंट होता है, वो v/q के केस में या v'/q' के केस में, दोनों केस में इक्वल होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 4/3 पाई रेडियस क्यूब/q टोटल चार्ज इज इक्वल टू 4/3 पाई इंटू स्मॉल रेडियस r³/q डैश। ठीक है। सो 4/3 पाई कैंसिल। यहां से हम लोग बोलेंगे कि जो हमारा q डैश आया, सॉल्व करोगे तो q डैश जो हो गया वो हमारा r³/q हो गया। ये हो गया हमारा q डैश। मीन्स इस स्मॉल वॉल्यूम का जो चार्ज q डैश था उसकी वैल्यू आ गई r³/q r³। ठीक है। अब गॉस लॉ क्या बोलता है? गॉस लॉ के अकॉर्डिंग जो टोटल फ्लक्स होगा वो q डैश बाई एप्सिलॉन नॉट। सो ये हो गया q डैश की वैल्यू r³/q एप्सिलॉन नॉट रेडियस क्यूब। ठीक है, ये हुआ नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और हम हमें जो पता है नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स E/ds cos थीटा इंटीग्रेट, यही होता है। सो एरिया यहां पर फिर से हम लोग लेंगे तो 4πr² हो जाएगा। ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो हो जाएगा E×4πr²। कॉस फिर 0 डिग्री लेंगे क्योंकि डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का और एरिया का सेम हो जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे कि E×4πr² हो गया। अब दोनों को इक्वल करते हैं। E×4πr² इज इक्वल टू हमारा एक फ्लक्स हो गया r³/q एप्सिलॉन नॉट r³। एक सेकेंड, ये बाई में क्यों नहीं आएगा? ये क्यू हमारा मल्टीप्लाई में आएगा, QR³/ε0 हो जाएगा। ठीक है। QR³/r³ हो जाएगा। यहां पर हम लोग पुट किए थे Q जो है वो, ठीक है, ओके। तो हम लोग बोलेंगे कि ये QR³/ε0 है। अब यहां से r² इस क्यूब को कैंसिल आउट करके एक सिंगल r बचता है। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा वो हो जाएगा Q/4πε0 इंटू r/r³। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल हो जाएगा, इनसाइड द सेल। ठीक है। तो हम लोग क्या
क्या हमारा एक्सप्रेशन आ रहा है? हमारा एक्सप्रेशन आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस सेल जो होगा वो क्यू आर बाई 4πε0 रेडियस क्यूब हो जाता है। सो अगर हम लोग इस सॉलिड स्फेयर में सेंटर से बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया जाए, ये रेडियस हो गया, ये सेंटर हो गया, ओरिजिन हम सेंटर माने। सो हम देखते हैं कि इनसाइड 3 पॉइंट हम लोग लिए, ऑन द सरफेस, आउटसाइड, इनसाइड। इनसाइड में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया? सो इनसाइड हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू आर बाई 4πε0 आर क्यूब हो गया। और एट दी सरफेस हम लोग बोलेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हॉलो स्फेयर की तरह हो जाएगा हमारा। एट दी सरफेस पे क्या था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड? के क्यू बाई 4πε0 रेडियस स्क्वायर। और एट दी आउटसाइड दी स्फेयर क्या था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड? ये था क्यू बाई 4πε0 आर स्क्वायर। आर हो गया डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ये डिस्टेंस आर हो जाता है। और ये सरफेस पे डिस्टेंस रेडियस हो गया, और ये इनसाइड डिस्टेंस आर हो गया। तो हम लोग एक चीज यहाँ पे देखते हैं कि आउटसाइड द स्फेयर E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, दिख रहा है हमें, ठीक है। ऑन द सरफेस ये फिर से वही अपना मैक्सिमम नेचर शो करेगा, तो हम बोलेंगे ऑन द सरफेस E मैक्स हो जाता है, ठीक है। बट इनसाइड द सरफेस हम लोग देखते हैं कि E जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है। E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, मीन्स जैसे जैसे आप इनसाइड जाओगे वैसे वैसे E डिक्रीज करेगा, जैसे जैसे आप इनसाइड आउट करोगे, सरफेस तरफ को मूव करोगे तो E इंक्रीज करेगा, और लीनियरली, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो इसकी ग्राफ अगर आप ड्रॉ करोगे तो वो स्ट्रेट लाइन इस तरह होगा, पासिंग थ्रू ऑरिजिन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, और फिर सरफेस पे मैक्सिमम, और फिर ये अपना इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला नेचर शो कर देता है। सो ग्राफ हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन इस तरह से होगा, ठीक है। और यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और ये आर हो गया जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप कि आप लोगों को गॉस थ्योरम और उसके एप्लीकेशन से रिलेटेड जो थिन वायर, चार्ज शीट, स्फेयर, हॉलो स्फेयर और सॉलिड स्फेयर से रिलेटेड जितने भी फील्ड निकालना था गॉस थ्योरम भी यूज करके, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, आप लोग को डाउट्स मींस बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। ओके, ऑल द बेस्ट, सी यू नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।